कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। बेटा बातें मत करो प्लीज। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अब यदि मैं कोरिलेशन की बात करूं तो बेटा कोरिलेशन का क्या मतलब है ये चीज समझिए। भाई अभी तक हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था स्टैंडर्ड टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, उसमें क्या हुआ था, हमने एक वेरिएबल था उसकी स्टैंडर्ड टेंडेंसी निकाली थी। एक वेरिएबल मीन निकालना है तो एक वेरिएबल है, जैसे बहुत सारे वेट गिवन है उनका हमने क्या निकाला, मीन निकाल लिया या मीडियन निकाल लिया या मोड निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, मीन डेविएशन निकाल लिया। मतलब सिर्फ कितने वेरिएबल की बात कर रहे थे हम, एक वेरिएबल। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यदि सपोज दो वेरिएबल आ गया, जैसे वेट एंड हाइट आ गया, तो वेट हाइट पर किस तरह से कोरिलेटेड है, मतलब वेट बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगी या इस तरह से कौन सा कोरिलेशन है। तो ये निकालने के लिए जब दो वेरिएबल को कर दिया मैंने कल, यदि दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, दो वेरिएबल को यदि हमें एक साथ लेके चलें और उनके बीच में रिलेशनशिप निकालें, या हम सिर्फ ये जानने की ट्राई कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से कैसे कोर रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे के बीच में मतलब किस तरह से कोर रिलेटेड है, उसको बोलते हैं कोरिलेशन। तो रिलेशनशिप बिटवीन या कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, तो इसको डेफिनेशन में हम लिखेंगे, बुक दे देंगे अपनी है किसकी, लिखो भाई कोरिलेशन। इसको डिफाइन करते हैं हम कोरिलेशन को, in correlation analysis, the association between two variables is noted या is determined. The association between two variable is determined. तो यदि हमें दो वेरिएबल के बीच में ये निकालना है कि वो किस तरह से एसोसिएटेड है, तो फिर हम कोरिलेशन एनालिसिस की तरफ जाएंगे। अब उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, बाइवेरिएट डाटा। बाइवेरिएट डाटा का मतलब दो वेरिएबल डाटा। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बाइवेरिएट डाटा। डाटा इन ऑन टू वेरिएबल, बाइवेरिएट डाटा। तुषार मम्मी वो मेरी माँ ने एक मोटी वाली बुक रखी होगी, वो ला दोगे क्या? वो ला देना प्लीज यार। यार मेरी क्लास चल रही है यार, वो मोटी वाली बुक ला दे बस में। बेटा दीपिका माइक बंद कर दे प्लीज। डाटा ऑन टू वेरिएबल इज गिवन बाय बाइवेरिएट डाटा। अब बाइवेरिएट डाटा कैसे, जैसे एग्जांपल मार्क्स in mathematics and statistics of 2 students of 10 students। सपोज ये मार्क्स गिवन है आपको, भाई अभी सिर्फ आइडिया दे रहे हैं, इस पर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि बाइवेरिएट डाटा को हम कैसे बनाएंगे, बाइवेरिएट डाटा क्या होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनेगी, वो चीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो डाटा ऑन टू वेरिएबल इज गिवन बाय बाइवेरिएट डाटा। मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, कितने स्टूडेंट के लिख रहे हैं हम, 10। जैसे मैंने लिखा पहला मार्क्स 7 8, आउट ऑफ 10 मैक्सिमम मार्क्स, 10 मार्क्स के हैं दोनों पेपर।
तो पहले स्टूडेंट के मार्क्स मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने हैं 7, स्टैटिस्टिक्स में कितने हैं 8। सपोज दूसरे के 1 5, मैथमेटिक्स में 1 है 5, 3 9, 4 7, 6 4, 9 3, 4 8, 6 6, 7 5, 9 9। सपोज ये हमारे 10 स्टूडेंट के मार्क्स थे। अब मुझे इसकी हेल्प से मुझे क्या निकालना है, इसकी हेल्प से मुझे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। ठीक है, तो कैसे बनेगा वो चीज समझता हूँ। पहले यहाँ तक लिखेंगे। अभी सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनता है। वापस से एक इंफॉर्मेशन है, आपका टेस्ट मंडे को, सभी सुन लीजिए, 9:15 to 10, 10 से 10:15 के बीच में डिस्कशन एंड कॉपी चेकिंग यहाँ पर ही, चेकिंग भी यहाँ पर ही हो जाएगी हाथों हाथ। ठीक है, आपको मार्क्स हाथों हाथ बता दिए जाएंगे। तो 9:15 to 10 और 10 to 10:15 ऑफलाइन देना ही है सभी को, चाहे आप क्लास के लिए मत आओ, टेस्ट के लिए ऑफलाइन आना। तो 9:15 to 10, 10 to 10:15 आपका डिस्कशन एंड चेकिंग, ये आपको चेक करके यही मिल जाएगा मार्क्स। ये मंडे को टेस्ट है आपका। अब देखिए भाई, इसके आगे मैंने क्या बोला आपको, 10 स्टूडेंट के मार्क्स बोले। तो इसका बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से बनेगा। मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इधर आ गया मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, जीरो टू 2, सपोज मैंने इस तरह के इंटरवल बना लिया, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। इधर भी मैंने कुछ इसी तरह से बना लिया, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। अब बेटा पहले स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं 7, देखो इधर 7 इसके बीच में आ रहा है और 8 कहाँ जाएगा, इस वाले में जाएगा 1। तो इसको मार्क कैसे करेंगे, देखो 7, 8, तो 7 इसके बीच में जा रहा है और 8 यहाँ जाएगा। इसका मतलब इसकी एक फ्रीक्वेंसी आ गई 1। अगला मार्क्स क्या है 1,5, 1 इसके बीच में जाएगा और 5 यहाँ जाएगा। तो इसका एक और आपका फ्रीक्वेंसी आ गई। थर्ड के मार्क्स क्या है 3, तो बेटा 3 यहाँ है और 9 यहाँ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4,7, 4 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 7 यहाँ आएगा। नेक्स्ट 6,4, 6 कहाँ जाएगा, यहाँ, और 4 यहाँ जाएगा। नेक्स्ट 9,3, 9 यहाँ पर है बेटा, 3 यहाँ चला गया। नेक्स्ट 4,9, 4 यहाँ आ गया, 4,8 है तो यहाँ आएगा 4,8। नेक्स्ट 6,6, 6 यहाँ आ गया और 6 यहाँ आ गया। नेक्स्ट 7,5, 7 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। नेक्स्ट 9,9, 9 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया। ये हमारी बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई।
इस तरह से बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना। बेटा ऑनलाइन सभी को क्लियर है ये जो बताया? कैसे लिखा? यस सर। बनाने के लिए नहीं आएगा, पहली बात बोल रहा हूँ, बनाने के लिए नहीं आएगा। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बनता है। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। और वैदेही के कितने हैं? 98, 90% बनी। तो मैथ कितना है? ऐसा क्यों करा उन्होंने? स्कूल में सब में ऐसे ही है सबके। कौन सा स्कूल था तुम्हारा? पॉसिबल ही नहीं था। यूनिट टेस्ट एग्जाम देते तुम्हारा तो 95 के ऊपर आता। तेरे कितना है? चलिए अब इसमें जब हम बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेंगे तो देखो इनको भर देते हैं। ये 0 हो गया, 0 0 0 1 0 0। ये कितनी होगी फ्रीक्वेंसी? 2। लिखना वो अभी बनाएंगे तो उसमें लिखना पड़ेगा भाई। टोटल 10 है, देखो 10। आप चाहे कैसे भी ऐड कर लो इसको। इधर कितना हो गया? 1 1 2। ये कितना हो गया? 2 2 4 हो गया। कहाँ पर? तो कितना आ गया देखो सब? 10 आ गया। इधर भी करेंगे तो भी यही आएगा। देखो इधर 0 1 3 2 और ये कितना हो गया? 4। दोनों तरफ से सम सेम आ गया। 10। चाहे इनसे ऐड कर लो चाहे वैसे ऐड कर लो। अब हमने क्या बोला? दो तरह की बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से प्रॉब्लम पूछा जाएगा। बस आपसे ये पूछा जाएगा कि कितनी बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। तो एक तो बनता है बेटा मार्जिनल और एक बनती है कंडीशनल। अब मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो समझते हैं। मार्जिनल कितनी बिल्ड बनेगी? सिर्फ 2 बनेगी। तो लिखो इसमें देयर विल बी ओनली 2 marginal frequency distribution।
अब ये आपका प्रॉब्लम पूछा जाएगा, हाउ मेनी मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी देयर इन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आंसर कितना आएगा 2। अब वो 2 कौन कौन सी बनेगी वो समझो। पहली बनेगी मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, पहली ये बनेगी। जैसे बनेगी देखो इधर, मार्क्स फ्रीक्वेंसी 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। अब देखो मैथमेटिक्स में 0 to 2 में कितने मार्क्स हैं 1, 2 to 4 वाले कितने हैं 1, 2, 4, 6। ये आपका बन गया मार्क्स इन मैथमेटिक्स। 0 से 2 वाले कितने मार्क्स हैं 1, ये रहा देखो 0 से 2 वाला ये रहा 1 मैथमेटिक्स में। 2 से 4 वाले कितने हैं 4 से 6 वाले 4, ठीक है। दूसरी कौन सी बनेगी मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, अगेन मार्क्स फ्रीक्वेंसी 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। 0 to 2 कितना है 0, 1, 3, 2, 4। तो केवल 2 मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, एक तो बनेगी मार्क्स इन मैथमेटिक्स, एक बनेगी मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। तो वो बनाने के लिए नहीं बोलेगा आपको, वो सिर्फ आपसे क्या पूछेगा, हाउ मेनी मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी देयर इन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके ऑप्शन होंगे 0, 1, 2 n, तो आपका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो केवल 2 मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, एक बनेगी मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। फिर सेकंड लिखिए आप, देयर विल बी m plus n conditional frequency distribution, there will be m plus n conditional frequency distribution। अब ये m और n क्या है अभी समझा रहे हैं। there will be m plus n conditional frequency distribution, टोटल कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी m प्लस n। m का मतलब ये, तो ये कितने हैं, कितने पेयर है 5, 5 प्लस 5, तो 10 कंडीशनल बनेगी। कैसे बनेगी 10 कंडीशनल बता रहा हूँ। इसमें 10 कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, इसमें 5 आपके है, इधर भी 5 है, तो 5 प्लस 5। अब वो m प्लस n बोल दे, p प्लस q बोल दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टोटल बनेगी m प्लस n। ये कैसे बनेगी कंडीशनल समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई सी भी एक कंडीशनल बना के बता रहा हूँ, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स when mathematics marks are in range 6 to 8। स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स, जबकि मैथमेटिक्स के मार्क्स किसके बीच में 6 to 8 के बीच में। तो देखो मार्क्स फ्रीक्वेंसी 0 to 2, देखो ये रहा 6 to 8, मैथमेटिक्स में मार्क्स 6 to 8 ये रहा, ये 6 to 8 मैथमेटिक्स के मार्क्स। तो बोलो 0 to 2 में क्या आएगा
0। बोलिए 2 to 4 में, 4 to 6 में, 6 to 8 में और 8 to 10 में। तो ये कंडीशन आ गई। कहाँ कंडीशन लगी कि मैथमेटिक्स का मार्क्स कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, 6 to 8 आना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशन आ गई है। एक और बना देते हैं, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, marks in mathematics when statistic marks are in range 4 to 6. Statistic marks are in the range 4 to 6. ये रहा 4 to 6। तो बेटा ये वाला पार्ट आएगा। तो क्या आएगा, मार्क्स 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। फ्रीक्वेंसी 1 0 0 2 0। तो बेटा इस तरह के कितने बन सकते हैं, 10 बन सकते हैं। कैसे, मार्क्स इन मैथमेटिक्स व्हेन स्टैटिस्टिक्स मार्क्स आर इन द रेंज 0 to 2, मार्क्स इन मैथमेटिक्स व्हेन स्टैटिस्टिक्स मार्क्स आर इन द रेंज 2 to 4, फिर 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। तो 5 इधर बनी और 5 इधर बनेगी। तो 5 और 5 कितनी हो गई, 10। इसलिए ऐसा बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन कंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं आएगा, आपसे सिर्फ ये पूछेगा कितना बन रहा है। जनरल मार्जिनल केवल 2 और ये P+Q M+N जो भी वो नाम दे। अच्छा ये कितने सेल्स हैं, ये सेल्स कितने टोटल, 25, 5 into 5। अब सपोज P क्रॉस Q का है तो PQ सेल्स है भाई। सपोज ये P है इधर सेल्स और इधर Q है, तो टोटल सेल्स कितने आएंगे, PQ। ठीक है, तो आपको जब सेट करेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। सर तो यहाँ पे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो M+N यानी कि 1+1 2 होगा ना। क्या बोल रही है, जैसे कि यहाँ पे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो M+N है, वो 1+1 2 होगा ना। नहीं बेटा 5+5 था ना आपका। अच्छा नहीं, जैसे कि ये अभी एग्जाम्पल में जो बताया। नहीं ये तो कंडीशनल अलग अलग बनेंगे ना। ये तो 1 2 इस तरह के 10 बन सकते हैं। कैसे 10 बनेंगे, ये तो मैंने 2 एग्जांपल कोई से भी ले लिए रैंडमली। यदि मैं इस तरह के एग्जांपल लूंगा तो बेटा 5+5, इस वाले एग्जांपल में 5+5 10 कंडीशनल बनेंगे। कैसे बनेंगे दोबारा समझना बेटा मनस्विता। मार्क्स इन मैथमेटिक्स व्हेन स्टैटिस्टिक्स मार्क्स आर इन द रेंज 0 to 2, मार्क्स इन मैथमेटिक्स व्हेन स्टैटिस्टिक्स मार्क्स आर इन द रेंज 2 to 4, मार्क्स इन मैथमेटिक्स when statistics marks are in the range 4 to 6, marks in mathematics when statistics marks are in the range 6 to 8, और लास्ट बनेगा 6 से 8 to 10। तो 5 तो यहाँ बन गए और 5 सेम स्टैटिस्टिक्स मार्क्स के लिए बनेंगे। तो 10 बने। ये तो एक कोई भी रैंडम एग्जांपल लेके बताया मैंने कि भाई ऐसे बनेंगे कंडीशन। आएगा कौन आगे। चलिए भाई लिखिए कोरिलेशन एनालिसिस।
इन कोरिलेशन एनालिसिस वापस से लिखेंगे क्योंकि अब चालू हुआ है चैप्टर से। अभी तो हम सिर्फ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। इन कोरिलेशन एनालिसिस it is found that change in one variable with respect to change in another variable भाई एक वेरिएबल का चेंज दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है? चेंज इन वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर वेरिएबल। ऐसा भी हो सकता है कि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह के जो चेंज है वो हम कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं। अब ये तीन तरह के कोरिलेशन एनालिसिस होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है? इंक्रीज ब्रैकेट में डिक्रीज इन वन वेरिएबल is directly corresponds to increase again ब्रैकेट में डिक्रीज इन अदर वेरिएबल। इसका मतलब यह है कि यदि पहला वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और यदि पहला वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको डिनोट करते हैं कोरिलेशन को आर। यहाँ पर आर की वैल्यू 0 से 1 के बराबर होगी। आर इज कोरिलेशन कोफिशिएंट। आर को डिनोट करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसके लिए वो ग्रेटर देन 0 आएगा और लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। पॉजिटिव कोरिलेशन आर पॉजिटिव आएगा। अब देखो इसमें पॉजिटिव कैसे आएगा वो समझो। सपोज कोई भी दो वेरिएबल एक्स और वाई है। मैंने बोला यहाँ पर 98, फिर मैंने बोला 112, 125, 173, 159। सपोज मैंने यहाँ बोला 3, 11, 23, 55, 75। अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई एक्स क्या हो रहा है? नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सा कोरिलेशन हो गया? पॉजिटिव कोरिलेशन। इंक्रीज इन वन वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज इन अनदर वेरिएबल। So this is known as positive correlation। तो ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। डिक्रीज अब दूसरा वाला भाई यहाँ पे इंक्रीज इन वन वेरिएबल रेस्पॉन्ड टू इंक्रीज इन वन वेरिएबल। भाई जरूर थोड़ी है कि आपका एक्स इंक्रीज ही हो। सपोज डिक्रीज हो रहा है। सपोज मैंने बोला 193, 115, 75, 43, 25। इधर आया आपका 90, 57, 43, 21, 11। अब ये क्या हो रहा है? किधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है? ये ऊपर की तरफ इंक्रीज, ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब डिक्रीज है एक्चुअली। तो डिक्रीज इन वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू डिक्रीज इन अनदर वेरिएबल। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। ये भी आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, इसलिए ब्रैकेट में डिक्रीज लिखा हुआ। अब इनमें क्या पूछा जाएगा? इनमें एग्जाम्पल पूछे जाएंगे आप।
जैसे मैं आपको बोलूंगा कि बताओ ये किसका है, टेम्परेचर एंड पावर कंजम्पशन। टेम्परेचर एंड पावर कंजम्पशन, जैसे टेम्परेचर ज्यादा है तो 100% पावर कंजम्पशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई लाइट का बिल ज्यादा आता कि नहीं आता गर्मियों में, तो वो ही वाली बात। तो कौन सा है ये, पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। और एग्जांपल दें, टेम्परेचर एंड सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, क्या ये पॉजिटिव कोरिलेशन। हाइट एंड वेट, जनरली हाइट ज्यादा होती है तो वेट भी ज्यादा होता है, ठीक है। हम जनरल लेते हैं, हम ऐसे नहीं बोले सर उसका तो कम है ये और जनरल, ठीक है, जो बहुत सारे केस में सही है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे क्या बढ़ता है, वेट बढ़ता है। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। तुम्हारा भाई इकोनॉमिक्स का कोई आपका एग्जाम्पल दो, डिमांड सप्लाई और इनमें कुछ एग्जाम्पल दो। कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो वो भी इंक्रीज, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। तो प्राइस एंड सप्लाई, पक्का है ना, मुझे फसवा मत देना भाई तुम। प्राइस एंड सप्लाई मतलब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। तो ये दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप, रेनफॉल ज्यादा होगी तो क्रॉप की यील्ड भी ज्यादा होगी। मैंने बोला जल्दी, आप बोले जैसे बाढ़ आएगी तो क्या होगा, मैं वैसे नहीं बोल रहा, जनरल बोल, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, पॉजिटिव कोरिलेशन के। These are the example of positive correlation, लिख लीजिए। और इसी तरह का एक प्रॉब्लम पूछा जाएगा, तो आपको कोई भी एग्जांपल दे देगा और बोलेगा बताओ कौन सा कोरिलेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इस तरह। तो आपको देखना है कि वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस है, पहले ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये इधर इधर देखो बेटा, इधर देखो, y इक्वल टू ए प्लस बी है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। y इक्वल टू ए प्लस बी है, लीनियर रिलेशनशिप है एक्स और वाई में, ठीक है। तो जो x का कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, यदि y इक्वल टू दे रखते हैं तो बेटा ये b स्लोप है। अब क्या होता है, यदि पॉजिटिव कोरिलेशन है तो पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए स्लोप है हमेशा इस तरह का होना चाहिए, इस तरह की लाइन बननी चाहिए, ऐसे बन गई, ऐसे बन गई, ऐसे बन गई, ऐसे बन गई, ये सब पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि इनका स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इनका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। अब कोई बोलेगा सर स्लोप पॉजिटिव कैसे आ रहा है, तो बेटा स्लोप पॉजिटिव आपको देखना नहीं है, लेकिन आपको तो ये देखना है कि इस तरह की लाइन बनेगी, लेकिन किसी को जानना है पॉजिटिव स्लोप कैसे होता है। तो बेटा ये एंगल 90 डिग्री से कम आ रहा है कि 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, कम आएगा तो पॉजिटिव स्लोप होगा, ठीक है। अब वो मैथ वाला है और ये बता देंगे कि पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि 90 डिग्री से कम है तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका पॉजिटिव आएगा। तो अपन को मतलब ही नहीं है बाकी को, हमें तो क्या करना है, आपको तो ये देखना है इस तरह की लाइन आएगी तो क्या आएगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा।
अब इस तरह की लाइन के लिए आपका स्लोप हमेशा ये आपका इसका आर क्या होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन लाइन पे आ रहा पूरा, तो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? इफ y इक्वल टू a प्लस बी है फॉर r इक्वल टू 1, बेटा b का वैल्यू हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तभी r इक्वल टू 1 आएगा। क्योंकि b क्या है स्लोप, और स्लोप क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, और स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए मतलब b पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए b ग्रेटर देन 0 होगा तो r इक्वल टू 1 आएगा। तो y इक्वल टू a प्लस बी है, जो भी x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव आएगा, तो r का वैल्यू 1 से 1 आएगा। स्लोप कैसा आएगा लाइन का? इस तरह का स्लोप है। अब बेटा स्लोप निकालना तो मैं बताऊंगा, क्योंकि काम आएगा स्लोप निकालना। स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका स्लोप होता है x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट माइनस, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। ये लिख लीजिए बेटा, स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो स्लोप आ गया माइनस a अपॉन बी। स्लोप इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी। और बेटा ऑनलाइन वाले दोबारा कनेक्ट कर लो।